हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 की मानवा को। और भाई ये वीडियो एक अलग ही लेवल की होने वाली है क्योंकि अब जिनवू फिर से सीधा उसी टेंपल में जाने वाला है जहां से ये सब शुरू हुआ था और वहां उसकी फाइट होने वाली है उस पूरे सिस्टम को बनाने वाले क्रिएटर से। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम जिनवू और वुजिन को देखते हैं जो कि अपनी नई गिल्ड की पहली रेड मिशन पर जा रहे होते हैं। लेकिन डंजन के गेट को देखकर तो वुजिन की हालत ही खराबी पड़ी होती है क्योंकि ये गेट बाकी सभी गेट्स के मुकाबले में काफी बड़ा होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मीडिया के लोग भी आए होते हैं जिनवू का इंटरव्यू करने के लिए। खैर तो अब ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए और वुजिन जिनवू से कहता है कि हमें अपने साथ माइनिंग टीम को भी तो लेकर जाना पड़ेगा ना, क्रिस्टल्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए। तो इस पर जिनवू मना करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे शैडो सोल्जर सब कुछ संभाल लेंगे। तो अब हंटर जिनचुल इन शैडो सोल्जर्स का माना लेवल चेक करता है जो कि एक बी रैंक हंटर से भी ज्यादा होता है, जिस पर वो सोचने लगता है कि इस तरह के स्क्वाड को तो किसी भी ए रैंक वाले गेट का परमिट बड़ी आसानी से मिल सकता है। और वो इन्हें कहता है कि तुम लोग अब डंजन में जा सकते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे चेयरमैन गोगनी ने ये ऑर्डर दिए हैं कि आज की रेड मिशन में मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जिनवू कहता है कि अरे नहीं, भला हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आ जाओ तुम। तो फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू के सभी शैडो सोल्जर बड़ी बेरहमी से सभी मॉन्स्टर्स को काट पीट रहे होते हैं। और ये देखकर तो हंटर जिनचुल की हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये सभी शैडो सोल्जर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं और स्पेशली ये सोर्स वाला तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है क्योंकि एक हाई लेवल का मेज टाइप हंटर ही लाइटनिंग अटैक कर सकता है, लेकिन ये तो बस अपनी सोर्ड को स्विंग करके ही लाइटनिंग अटैक कर रहा है। और ये बात कर रहा होता है इग्रीस की। और साथ ही हम देखते हैं कि इग्रीस अपने बस एक ही अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को काट देता है, जो देखकर जिनचुल सोचने लगता है कि क्या ये एक ए रैंक है या फिर उससे भी ऊपर। अगर मैं इसे 1v1 फाइट करूंगा तो क्या मैं इसे जीत पाऊंगा या नहीं। हम देखते हैं कि जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स के आगे ये सभी मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे होते और तभी एक एंड तो इन्हें मारकर खाने लगती है, जिस पर जिनवू इसे एक जोरदार लात दे मारता है और कहता है कि अरे इसे खाना बंद करो, तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स क्रिस्टल को इकट्ठा करने लगते हैं और कुछ डेड बॉडीज को। और ये देखकर जिनचुल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि जिनवू अकेला ही एक ए रैंक डंजन को क्लियर कर सकता है और साथ ही वो क्रिस्टल और डेड बॉडीज को भी कलेक्ट कर सकता है। ये तो अकेला ही एक पूरी स्ट्राइक टीम के जितना पावरफुल है। और अब हम देखते हैं कि इनके सामने इस डंजन का बॉस आ जाता है जिसका नाम होता है नागा। और जिनवू अब अपनी डेगर निकालकर तैयार हो जाता है इससे लड़ने के लिए और वो अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर्स को वापस बुला लेता है। जिनचुल कहता है कि तुमने अपने सोल्जर्स को क्यों वापस भेज दिया है, क्योंकि वो सभी मिलकर इस बॉस को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो इस पर जिनवू कहता है कि अगर हर वक्त वो अपने शैडो सोल्जर्स को लड़ने के लिए भेजेगा तो इससे उसकी खुद की पावर कम होती जाएगी। तो इसके बाद वो बहुत ज्यादा स्पीड से जाकर बस एक ही अटैक करके इस बॉस के सर को काट देता है और उसे वहीं मार गिराता है। तो इस वजह से अब जिनवू का लेवल भी एक नंबर बढ़कर 101 हो जाता है और साथ ही उसकी शैडो एक्सचेंज वाली पावर का टाइम भी 3 घंटे से कम होकर 2 घंटे तक आ जाता है। जिस पर जिनवू कहता है कि अगर ऐसे ही मेरे शैडो एक्सचेंज पावर का टाइम कम होता रहा तो मैं किसी भी जगह आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, तो इस तरह से मुझे अपनी बहन और माँ की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके बाद अब जिनवू कहता है राइस और वो नागा को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। लेकिन ये तो हम सब लोगों को पहले से ही पता है कि भाई जिनवू एक नंबर का भुलक्कड़ है और वो नामों को याद रखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो नागा का भी नाम भूल चुका होता है और सिस्टम इसे इसका नाम रखने का कहता है, तो इस पर वो इसका नाम रख देता है जीमा, क्योंकि अब डंजन बॉस हार चुका था तो इसलिए अब ये डंजन टूटने लगता है। और जिनवू खुद पहले बार जाने के बजाय कार गलगन को भेजता है जो कि नागा की बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर डंजन से बाहर ले आता है। ये देखकर डंजन के मौजूद बाहर सभी मीडिया वाले कार गलगन की धड़ाधड़ पिक्चर्स बनाने लग जाते हैं और ये भी काफी खुश लग रहा होता है। हम देखते हैं कि बाहर आने के बाद अब जिनचुल की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो ये पूरी स्टोरी जाकर चेयरमैन गोगनी को बताता है कि मैंने जो देखा वो कोई रेड नहीं बल्कि एक तरफा तबाही थी। जो सुनकर चेयरमैन गन ही सोचने लगता है कि आखिर उसका फैसला सही था जिनवू को अकेले डंजन में जाने देने का। तो इसके बाद अब सीन शिफ्ट हो जाता है जापान के शहर टोक्यो की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड गेट ओपन होता है जो कि एक ऐसे रंग का गेट होता है और ये गेट इतना बड़ा होता है कि इसके आगे ये सभी बिल्डिंग्स भी बहुत छोटी लग रही होती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें जापान की सभी बड़ी गिल्ड्स भी आई होती हैं और साथ ही यहाँ हम ब्लेड गिल्ड को भी देखते हैं जो कि एक टाइम पर जापान की सबसे बड़ी गिल्ड हुआ करती थी, जिसमें 10 से भी ज्यादा इस रैंक के हंटर्स थे और इनका गिल्ड मास्टर गोतो रियोजी था जो कि जीजू आइलैंड में बीरू के हाथों मारा गया था। और साथ ही वहाँ पर इनके 6 और एस रैंक हंटर्स भी मारे गए थे और अब बस इनकी गिल्ड में सिर्फ 4 एस रैंक हंटर्स ही बचे हैं और इनका गिल्ड मास्टर अब रेजी है। हम देखते हैं कि जापान का प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ
जहाँ एक एस रैंक का गेट खुला है और अभी तक जापान की हंटर एसोसिएशन ने कुछ भी नहीं किया। तो इस पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन कहता है कि एक एस रैंक के गेट को एस रैंक का हंटर भी क्लियर नहीं कर सकता, उसके लिए हमें नेशनल लेवल हंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बंदा कहता है कि क्यों ना हम थॉमस एंड्रे को बुलाएं, और साथ ही ये बंदा कहता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम थॉमस एंड्रे को हायर कर सकें, और साथ ही हम ऐसे हंटर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि इतने पावरफुल हों कि वो एस रैंक गेट को भी क्लियर कर सके। लेकिन क्योंकि अब दुनिया भर में ही गेट्स खुलने का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो सभी हंटर्स अपनी अपनी कंट्री के गेट्स को बंद करने में लगे हैं। तो इस पर रेजी कहता है कि एक ऐसा हंटर है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है, और वो है यूरी ओरलोफ, लेकिन हमें उसे ढेर सारा पैसा देना होगा, तभी वो हमारी हेल्प करेगा। तभी फिर से हम कोरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्हो अपनी गाड़ी अपनी ऑफिस की पार्किंग में लगा रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और हम देखते हैं कि ये हंटर चा होती है और वो जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिन्हो बहुत ज्यादा स्पीड से इसके आगे आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और मेरी ऑफिस की पार्किंग में क्या कर रही हो। हंटर चा कहती है कि मेरी कार यही पार्किंग में ही रह गई थी, तो मैं बस उसे लेने आई थी। जिन्हो अब सोचता है कि अरे हाँ, लास्ट टाइम तो मैंने अपनी शैडो एक्सचेंज पावर का यूज किया था ना, तो इसीलिए उसकी गाड़ी यहाँ पर रह गई है। लेकिन तभी हंटर चा जिन्हो से पूछती है कि क्या तुम अभी फ्री हो। जिन्हो कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। हंटर चा यहाँ मन में सोचती है कि तुमने उस ए रैंक हंटर सोयूंग के साथ सेल्फी क्यों बनाई और उसे अपने गिल्ड में क्यों शामिल किया, क्या वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हें हंटर ब्यूंगो का एक मैसेज देना है। ये सुनकर जिन्हो चा को अपने ऑफिस ले आता है और उसे पूछता है कि अब बताओ हंटर ब्यूंगो ने मेरे लिए क्या मैसेज छोड़ा था। हंटर चा बताती है कि जब हंटर ब्यूंगो से हील कर रहा था तो उसने उसे कहा था कि प्लीज जिन्हो को ये बता देना कि वो अपनी पावर्स को सावधानी से यूज करे, क्योंकि जब वो मर गया था और जिन्हो ने उसे अपना शैडो सोल्जर बनाया था तो तब वो होश में था, लेकिन उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि वो दोबारा जिन्हो की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि ये करने में उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी। तो इसलिए जिन्हो को ये कहना कि वो अपनी पावर्स को केयरफुल होकर यूज करे। और हाँ, साथ ही जिन्हो की असल आर्मी, और ये लाइन पूरी होने से पहले ही वो गायब हो गया था। ये सुनकर जिन्हो कहता है कि जो भी ये कह रही है अगर ये सच है तो मुझे सबसे पहले अपनी पावर्स के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर मुझे पावर्स कहाँ से मिलती हैं। तो इसके बाद हम जिन्हो और वुजिन को एक डंजन में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों मजे से खाना खा रहे होते हैं और जिन्हो के शैडो सोल्जर सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वुजिन कहता है कि तुम्हारे सभी शैडो सोल्जर्स खुद से सब कुछ कर सकते हैं, तो तुम बस इन्हें बेचकर डंजन क्यों नहीं क्लियर करवाते, तुम खुद क्यों आते हो। जिन्हो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह से उसे बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं, और साथ ही इन सब का कोई भरोसा नहीं कि ये कब क्या करने लग जाएं। और साथ ही वुजिन अब जिन्हो से उसकी बहन का हालचाल भी पूछता है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। जिन्हो बताता है कि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने का बोला है, और वैसे भी मैंने अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद सोल्जर को उसके पास छोड़ा है उसकी हिफाजत करने के लिए। जिन्हो कहता है कि क्यों ना एक बार मैं खुद देख लूं कि जिना कैसी है, और फिर वो अपनी एक स्किल का यूज करता है जिससे वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर की आंखों में देख सकता है। तो अब वो बीरू की आंखों में झांक कर देखता है कि जिना तो सुकून से सो रही होती है और बीरू यहाँ टीवी पर पुराने जमाने के राजा महाराजा वाले टीवी सीरियल देख रहा होता है। तो इस पर जिन्हो कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए बीरू आजकल इस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। खैर, तो इसके बाद वो अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर्स की आंखों में भी झांकता है। उसकी माँ बाजार में सब्जी ले रही होती है और हंटर बेक और हंटर चोई हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं। और फिर वो हंटर चा को देखता है जहाँ वो नहा रही होती है, जिस वजह से जिन्हो जोर से चिल्लाकर अपनी आंखें खोल लेता है और वो मन में सोचने लगता है कि मुझे इसके लिए चा से माफी मांगनी चाहिए। तो इसके बाद वुजिन जिन्हो से कहता है कि क्या तुमने आज की न्यूज देखी, जापान के शहर टोक्यो में एक बहुत बड़ा एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है और अगर उसे अगले 3 दिन में क्लियर ना किया गया तो वो डंजन ब्रेक हो जाएगा। जिन्हो कहता है कि हाँ, मुझे जापान से कॉल आई थी लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी कुछ जरूरी काम है जो कि मुझे जल्द से जल्द पूरे करने हैं। जिन्हो के हाथ में उस कार्टन एंड टेम्पल की चाबी होती है, लेकिन वो उसे अभी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उस पर टाइमर लगा होता है जो कि 26 घंटों बाद खत्म हो जाएगा और फिर वो उस कार्टन एंड टेम्पल में जा पाएगा। जिन्हो मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं वहाँ जाने के बाद मुझे मेरे किन किन सवालों का जवाब मिल पाएगा। तो इसके बाद हम लोग ब्लेड गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग यूरी ओरलोफ के पास आ चुके होते हैं और यूरी इनसे कहता है कि मैं हर एक दिन के $10 मिलियन लूंगा और गेट पर एक बैरियर लगा दूंगा जिससे उस गेट के अंदर से कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस पर रेजी कहता है कि एक दिन के $10 मिलियन ये तो बहुत ज्यादा है। जिस पर यूरी कहता है कि अगर तुम्हें अपनी कंट्री को बचाना है तो मुझे इतनी कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तो अब रेजी कहता है कि इसकी क्या गारंटी होगी कि तुम्हारा बैरियर सचमुच में काम करेगा। तो अब वो अपनी पावर का एक नमूना दिखाता है और वो एक छोटा सा बैरियर इनके चारों तरफ लगा देता है और ये सभी अपनी फुल पावर यूज करने के बाद भी हिल तक नहीं पाते और ये सभी भी एस रैंक के हंटर्स ही होते
होते हैं और साथ ही इनके पास और कोई चारा भी नहीं होता, तो ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसके हाथ में अब उस कॉटन टेम्पल की चाबी होती है। क्योंकि अब उस चाबी का टाइमर खत्म हो चुका है, तो अब इस चाबी को यूज करके उसे एक डंजन की लोकेशन मिलती है जहाँ पर वो डबल डंजन है। हम देखते हैं कि यह डंजन और कहीं नहीं बल्कि जिना के स्कूल में ही होता है और ये डंजन पिछले 3 दिन से खुला हुआ था। तो इस पर जिन्वू कहता है कि मुझे लगा था कि शायद टाइम खत्म होने के साथ ही डंजन अपीयर होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि डंजन पिछले 3 दिन से खुला हुआ है। अब वो सीधा इस डंजन के अंदर जाने लगता है और ये लड़की इसे रोकते हुए कहती है कि सर ये गेट तो बस एक सी रैंक का गेट है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अंदर जाने की जरूरत है। तो जिन्वू कहता है कि जो भी हंटर्स अंदर गए हुए हैं उन सब की जान खतरे में है, तो मुझे जल्द से जल्द अंदर जाकर उन सबको बचाना होगा। और ये कहकर जिन्वू सीधा अंदर चला जाता है। तो फिर हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी हंटर्स डबल डंजन के गेट तक आ चुके होते हैं, लेकिन वो गेट बंद होता है। जिन्वू इन्हें आकर कहता है कि ये एक ट्रैप है, तुम लोग अंदर मत जाना, और इन्हें कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और अब जिन्वू इस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं खुलता और साथ ही उसे यहाँ पर एक लॉक दिखाई देता है जिसमें जिन्वू वो चाबी लगाता है और वो गेट खुल जाता है। जिन्वू इस गेट में जाने ही लगता है, लेकिन तभी ये बंदा कहता है कि मिस्टर जिन्वू, ड्रैगन गिल्ड ने इस डंजन को क्लियर करने का परमिट लिया है, तो आप हमें यहाँ से ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो इस पर जिन्वू कहता है कि तो ठीक है, फिर जिसे अंदर जाना है वो जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन जैसे ही ये बंदा अंदर जाने लगता है तो तभी सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई बिना इनविटेशन के इस डंजन के अंदर आया है और तभी एक स्टैचू बहुत ज्यादा स्पीड से भागकर इसे मारने के लिए आता है। लेकिन तभी जिन्वू इसे बचा लेता है और कहता है कि देख लिया ना, इस टेम्पल के सभी स्टैचू जिंदा हैं और अभी भी तुम लोगों को अंदर जाना है क्या? लेकिन भाई अब इन सभी की हवा टाइट हो चुकी होती है और जिन्वू अब टेम्पल के अंदर चला जाता है और फिर ये गेट बंद हो जाता है। जिन्वू अब अंदर आ चुका होता है और ये वही टेम्पल है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, मतलब कि जहाँ से जिन्वू को ये सिस्टम मिला था। अंदर आते ही जिन्वू को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ मौजूद बाकी सभी स्टैचूज नकली हैं, मतलब कि कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है और वो समझ आता है कि इन्हें कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो स्टैचू है जिसने अपने हाथ में वो स्टोन पकड़ा हुआ होता है। जिन्वू इसे कहता है कि तो मैं आ गया तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ जहाँ पर अब यूरी ओरलोफ आ चुका होता है उस ए रैंक गेट को ब्लॉक करने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। एक बंदा पूछता है कि सर आप अकेले इस एस रैंक के गेट को कैसे ब्लॉक करेंगे? तो इस पर यह काफी शोबाजी करते हुए बताता है कि मैं अपने बैरियर को इस गेट के ऊपर लगा दूंगा और मेरा बैरियर आसपास की सभी चीजों से माना कलेक्ट करके इस गेट को ब्लॉक रखेगा। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे माना से भरे हुए ट्रक्स को भी यहाँ लाया होता है। और साथ ही हम यहाँ पर हंटर जिनचुल को भी देखते हैं जहाँ पर उसे कोई कॉल करके बताता है कि उस स्कूल वाले डंजन के अंदर एक डबल डंजन मिला है, जो सुनकर ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो इसके बाद फिर से हम टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये स्टैचू इस स्टोन को तोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिन्वू कहता है कि तुमने वो स्टोन क्यों तोड़ दिया, उसका कोई भी मतलब नहीं था क्या? जिस पर यह कहता है कि उसका मतलब था, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है। जिन्वू अभी से पूछता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? यह कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इसका नाम होता है आर्किटेक्ट। और जिन्वू एक बार फिर इससे पूछता है कि तुम कोई मॉन्स्टर हो? जिस पर आर्किटेक्ट इससे ये कहता है कि मुझसे ये सवाल पूछने से पहले तुम खुद से पूछो कि तुम कौन हो। और फिर इसके बाद आर्किटेक्ट यहाँ मौजूद सभी स्टैचूज को कमांड देता है जिन्वू पर अटैक करने की। और वो जिन्वू से कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। अब जिन्वू भी तैयार हो जाता है इन सभी से लड़ने के लिए और वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। लेकिन तभी आर्किटेक्ट एक चुटकी बजाकर इसकी शैडो पावर को रोक देता है और कहता है कि तुम इस लड़ाई में चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें बस अपनी पावर से ही इस लड़ाई को जीतना होगा। इसके बाद ये सभी स्टैचूज जिन्वू पर अटैक कर देते हैं और जिन्वू एक स्टैचू की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे तोड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा उसके सर में दे मारता है और उसे वहीं मार गिराता है। दूसरा स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से इस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू इसकी कुल्हाड़ी को बस अपने डेगर से ही काट देता है और फिर वो हवा में छलांग लगाकर अपनी दोनों डेगर्स को उसके सर में घुसा देता है। इसी तरह से एक और स्टैचू अपने तीर से जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू इसके तीर को ही पकड़कर उसकी तरफ ही इतनी स्पीड से फेंकता है कि उसके सर के आर पार हो जाता है। ये देखकर अब आर्किटेक्ट भी जिन्वू की तारीफ करने लगता है कि एक इंसान की बॉडी होने के बावजूद भी तुमने काफी पावर गेन कर ली है, लेकिन फिर भी तुम ये टेस्ट पूरा नहीं कर पाओगे। और तब हम देखते हैं कि वो बड़ा वाला स्टैचू भी उड़ जाता है और काफी ज्यादा भयानक स्माइल करते हुए जिन्वू पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हम एपिसोड को खत्म करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।